In the previous turn, we will learn about what is social structure and function. But when we talk about the structure of function, then there are so many concepts related to the structure and function of any society. जहां तक हम जहां लोग तक हम अगर लोग अगर सामाजिक सामाजिक संरचना संरचना और और सामाजिक सामाजिक प्रकार की बात प्रकार की करें, बात करें, म्यूट कर लीजिए भाई म्यूट कर कोई। लीजिए भाई कोई। हर्षिता। हर्षिता। तो सामाजिक संरचना और सामाजिक प्रकार के कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। इसी से रिलेटेड हम लोगों ने पिछले टर्न पे ये बात किया था कि एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, अर्थात शिक्षा जो है वह एक सामाजिक संस्था के रूप में आपने देखा है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि शिक्षा एक सामाजिक संस्था तो है, इसके साथ ही साथ शिक्षा एक सामाजिक व्यवस्था भी है। शिक्षा एक सामाजिक तंत्र के रूप में है। समाज में बहुत सारे इसके भाग हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। आप लोग प्रकार के बारे में जानते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि समाज की संरचना किस प्रकार की है और इस समाज के विभिन्न संरचनात्मक जो इकाइयां हैं वो किस तरह से अपने प्रकारों को करती हैं, जिसमें आप लोगों ने फंक्शन के बारे में जाना, डिसफंक्शन के बारे में जाना, यू फंक्शन के बारे में जाना, नॉन फंक्शन के बारे में जाना, लेटेंट फंक्शन के बारे में जाना, मैनिफेस्टेड फंक्शन के बारे में जाना। तो ये जो सामाजिक व्यवस्था है, शिक्षा किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था है, अर्थात समाज के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में हमें शिक्षा प्राप्त है। इसके तमाम रूप के बारे में भी आपको पता है। हम लोग कई फॉर्म्स के बारे में भी एजुकेशन के बारे में चर्चा की है, पिछले टर्म पे आप लोग देखे होंगे उसको। तो आज के लेक्चर में, आज के प्रेजेंटेशन में हम लोग ये देखेंगे कि सोशल सिस्टम को कितने प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, अर्थात जो सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक तंत्र है, ये सामाजिक तंत्र कितने रूपों में वर्गीकृत है। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है और उसमें हम फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म को समझेंगे कि क्या है। सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि क्या है सामाजिक व्यवस्था, से क्या मतलब है, या शिक्षा को किस तरह से हम सामाजिक व्यवस्था के रूप में बता सकते हैं। तो सबसे पहली बात अगर की जाए तो टालकट पार्सन का नाम पहली बार ऐसा आता है जिन्होंने मॉडर्न सोशियोलॉजी में सिस्टम के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। जो आधुनिक समाजशास्त्र है, इस आधुनिक समाजशास्त्र में टालकट पार्सन को श्रेय जाता है कि उन्होंने आधुनिक समाजशास्त्र में तंत्र के कॉन्सेप्ट को या तंत्र की अवधारणा को, व्यवस्था की अवधारणा को इंट्रोड्यूस किया। इसका श्रेय, अर्थात अगर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इसके प्रणेता के रूप में हम टालकट पार्सन को जानते हैं। हालांकि समय समय पे अन्य समाजशास्त्रियों ने भी सामाजिक व्यवस्था को अलग तरीके से क्लासिफाई किया है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। और जब हम सोशल सिस्टम की बात करते हैं, जब हम सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं, तो सामाजिक व्यवस्था का जो मतलब है वह इसके जो विभिन्न पार्ट्स हैं, किसी भी समाज के जो विभिन्न भाग हैं, उनका एक क्रमबद्ध संगठन। जैसे हम अगर अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में तमाम अंग हैं, विभिन्न भाग आप उसको कर सकते हैं। तो जैसे विभिन्न भाग, विभिन्न अंग हमारे शरीर के एक निश्चित क्रम में अरेंज्ड हैं, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं, और इन सारे अंगों के बीच आपस में कुछ न कुछ रिलेशनशिप्स है, कुछ ऐसे संबंध वो स्थापित करता है। तो सोशल सिस्टम को अगर हम रेफर करेंगे तो ये दो चीजें महत्वपूर्ण है कि उनके जो भाग हैं, उनके जो अंग हैं या उनके जो घटक हैं, उनके बीच एक क्रमबद्ध संगठन होता है और उनके बीच एक इंटर रिलेशनशिप होता है, उनके बीच एक संबंध स्थापित होता है। प्रत्येक जो पार्ट है किसी भी सोशल सिस्टम का या किसी भी सिस्टम का, आप सामान्य रूप से सिस्टम की, अगर किसी भी सिस्टम की बात करें तो प्रत्येक भाग का उसका एक निश्चित स्थान होगा और उसका एक पूर्व निर्धारित कोई एक निश्चित कार्य भी होगा। जैसे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के अलग अलग
भाग हैं और अलग अलग कार्य उनके आप देखते हैं, उसी तरह से प्रत्येक सिस्टम, चाहे वो नेचुरल सिस्टम हो, चाहे वो आर्टिफिशियल सिस्टम हो, मैनमेड सिस्टम हो, उसका अपना एक डेफिनेट प्लेस होगा। जैसे हम लोग सोलर सिस्टम की भी बात करते हैं, है ना, हमारे सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में, कहते हैं कि हमारे सौर मंडल में पहले 9 ग्रह थे, अब आठ ग्रह हैं। तो उनका स्थान भी निश्चित है, सबकी अपनी गतियां निश्चित करता है। उसी तरह से कोई भी सा भी व्यवस्था अगर होगा, कोई सा भी तंत्र होगा, तो हर तंत्र के भाग का एक निश्चित स्थान होगा और उनकी कुछ निश्चित भूमिकाएं होंगी। और ये सामाजिक व्यवस्था में या किसी भी व्यवस्था में आप कह लीजिए, जब सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो इनके जो भाग हैं, इनका एक निश्चित अंतःक्रियात्मक बाउंड से रूप से जुड़े होंगे। ये इनके बीच विभिन्न प्रकार के इंटरेक्शंस होंगे। जैसे हमने कहा कि कई भाग हैं, जैसे आपकी सामाजिक व्यवस्था में चिकित्सा एक यूनिट के रूप में है। कोविड-19 में चिकित्सा व्यवस्था जो कार्य कर रही थी, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चिकित्सा के तमाम डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, ये सारे मिलकर के काम कर रहे थे। तो ये एक व्यवस्था। उसी तरह से दूसरी व्यवस्था यातायात व्यवस्था है, शिक्षा एक व्यवस्था है, सिक्योरिटी एक व्यवस्था है। तो इस समाज के इन सब के बीच आपस में किसी विशेष प्रकार की अंतःक्रिया है, इंटरेक्शन होता रहता है। विभिन्न भाग हैं, इन विभिन्न भागों के बीच आपस में विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं होती हैं। यदि आप विश्वविद्यालय को एक सोशल सिस्टम के रूप में मानेंगे तो इसके भी विभिन्न भाग आपस में एक दूसरे के साथ अंतःक्रियात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। और ये जो रिलेशनशिप है उनके बीच, ये जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, जो एक तरह से कह लीजिए जो अनसेपरेबल इनसेपरेबल जो पार्ट्स हैं, वो स्ट्रक्चर को फ्रेम करते हैं। जब हम किसी संरचना की बात करते हैं तो जैसे आप लोग तमाम संरचना की बात करते हैं कि जैसे बायोलॉजिकल साइंस में लोग कहते हैं कि टिश्यू की संरचना या सेल की संरचना, है ना, ऐसे ही आप ब्लड की संरचना की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसका जो सिस्टम होगा उसके कुछ रिलेशनशिप्स होंगे विभिन्न कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट्स के बीच, और वही सब मिला करके एज ए होल किसी चीज के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो इसके विभिन्न भाग हैं वो सब एक दूसरे के साथ संबंधात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, और इनके जुड़ने के बाद ही हम कहते हैं कि ये आदमी की शरीर की संरचना है। मतलब एक अलग पैटर्न, एक अलग प्रतिमा, ये सारे भाग मिलकर के उस वस्तु का एक नया प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं जिसके नाम से वो जाना जाता है। जैसे हम कहते हैं मानव, मानव शरीर, या उसी तरह से आप उसमें अगर मॉर्फोलॉजिकली में अगर आप अंतर करें तो मानव शरीर में आप ये कह सकते हैं पुरुष का शरीर और महिला का शरीर, इसमें आप मॉर्फोलॉजिकली अंतर कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो फ्रेम करता है आपको एक अलग प्रतिमान, किसका, शरीर का प्रतिमान आपको मिला। अब आप शरीर में क्या है, हाथ भी है, पैर भी है, सिर भी है, हर चीजें हैं उसकी, उन सबको मिलाकर के आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो एक अलग प्रतिमान, ये सारे भाग मिलकर के एक अलग प्रतिमान बनाते हैं। और इनके बीच जो प्रकारात्मक संबंध है, इसके जो विभिन्न भाग हैं किसी भी स्ट्रक्चर के, किसी भी संरचना के जो विभिन्न इसके भाग हैं, जो विभिन्न इसके अंग हैं, घटक हैं, वो आपस में प्रकारात्मक रूप से संबंधित होते हैं। कहीं ना कहीं उनका एक फंक्शन होगा, हर पार्ट का अपना फंक्शन होगा और उस फंक्शन से आपस में वो जुड़े होंगे। और इसलिए आप कहते हैं कि ये जो विभिन्न भाग हैं वो एक्टिव होते हैं, क्रियात्मक होते हैं और वास्तविक रियलिटी को बाइंड करते हैं। जब आप मानव शरीर की बात करते हैं तो मानव शरीर की संरचना को भी आप इसी तरह देखते हैं कि उसमें विभिन्न प्रकार के जो फंक्शनल एस्पेक्ट्स हैं, दो तरह की बात होगी, एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जिसको आपकी कंक्रीट कह रहे हैं, और दूसरा फंक्शनल एस्पेक्ट जो कि उसका एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है। इन दोनों को मिलाकर के किसी भी स्ट्रक्चर की बात आप करते हैं, किसी भी नए प्रतिमान के, नए पैटर्न के बनाने की बात करते हैं। इसी तरह से सामाजिक संरचना में क्या है, जब हम समाज की संरचना की बात करते हैं, कोई सा भी समाज हो, आदिम समाज हो या आधुनिक समाज हो, ग्रामीण समाज हो, शहरी समाज हो, जब समाज की बात होगी तो यहाँ पर उसकी कुछ अपनी यूजेजेस होंगी, उसके अपने कुछ अथॉरिटी होंगी, उसमें आपस में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होगा, और इन सब की वजह से, अपनी परंपराओं की वजह से, उसमें प्राधिकारी की वजह से, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता की वजह से उन सब लोगों में हम की भावना होती है, लाइकनेस की भावना होती है। समाज तब तक नहीं बनेगा जब तक कि आप उसके मानने वालों के बीच में हम की भावना यदि ना हो।
फिर तो वो किसी भी प्रकार का भीड़ की तरीके है। यदि आपस में लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ना करें, तो इंटरेक्शन ना करने की वजह से उसमें वी की फीलिंग नहीं होगी, हम की भावना नहीं होगी। जैसे मान लीजिए किसी कॉलोनी में 50 परिवार रहते हैं, उस कॉलोनी में एक मंदिर है। अब 50 परिवार अपने अपने काम में व्यस्त हों, किसी में किसी प्रकार की कोई अंतःक्रिया ही ना हो। और अंतःक्रिया कैसे बनती, मान लीजिए कोई मंदिर है, वहां पे कुछ अगर हिंदू कम्युनिटी के मानने वाले लोग वहां दर्शन करने गए, कोई महिला मान लीजिए गई, आज सोमवार है, उन्होंने शिव जी के शिवलिंग पे पानी चढ़ाया, जल चढ़ाया। उसके बाद कोई और उनको महिला मिल गई, फिर उनकी में बातचीत बने, अच्छा आप किस नंबर में रहती हैं, अच्छा तो मैं फलां में रहती हूँ, अच्छा तो आपको मैं रोज यहाँ देखती हूँ। इस तरह से इंटरेक्शन होगा, फिर उनको बुलाएंगे कि ठीक है आप मेरे घर आइएगा, चाय पे आइएगा, या मेरे बच्चे का बर्थडे उसमें आइएगा। तो ये धीरे धीरे इंटरेक्शन की वजह से उन लोगों के बीच वी की भावना, ऐसे ही उस कॉलोनी के सभी लोगों के बीच जब हम की भावना शुरू होगी, तो एक दूसरे के सुख दुख में, एक दूसरे के सहयोग में वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वी की फीलिंग यहाँ पर डेवलप होती है। तो सोसाइटी का मतलब, जब समाज की बात आप करेंगे, सामाजिक संरचना की बात करेंगे, समाज के पैटर्न को बात करेंगे, तो वहां पर निश्चित रूप से वी की फीलिंग होनी चाहिए, हम की भावना वहां पर होनी चाहिए, और सिस्टम में भी वो चीज आपको दिखाई देगा। और किसी भी समाज में ऐसा नहीं कि सब एक ही प्रकार के लोग होंगे, ऐसा तो है नहीं। वो चाहे कोई सा भी आप समाज लेंगे, निश्चित रूप से वहां पे विभिन्नताएं होंगी। ये अलग बात है कि हमारी सोसाइटी में या अपने इंडियन सोसाइटी में ज्यादा डिफरेंसेस हैं, ज्यादा डाइवर्सिटी है। हो सकता है किसी दूसरे समाज में कम डिफरेंसेस हो, लेकिन डिफरेंसेस तो होंगी ही होंगी, उसको कोई कम नहीं कर सकता, उसको कोई हटा नहीं सकता। तो डिफरेंसेस होने की वजह से सोसाइटी, ऐसा नहीं है कि अगर डिफरेंसेस हैं, हमको अगर हम हमारे अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग, उसको हटा दीजिए, वहां से एक्सक्लूड कर दीजिए सोसाइटी से। या आपके समाज में कोई अगर मान लीजिए मूक बधिर कोई बालक है, कोई किसी प्रकार का दिव्यांगता है उसके अंदर, या वो हियरिंग इम्पियर्ड है, विजुअली इम्पियर्ड है, तो सोसाइटी का मतलब ये नहीं है कि ये जो इस प्रकार के जो डिफरेंसेस हैं, उस डिफरेंसेस को एक्सक्लूड कर दिया जाए, उसको तो एकदम हटा दिया जाए। या विद्यालय आपका है, तो विद्यालय में ऐसा नहीं है कि केवल और केवल सामान्य बच्चे ही वहां पर एडमिशन लेंगे। वहां पे हर तरह के बच्चे होंगे, वो इंक्लूसिव सोसाइटी वाले भी होंगे, उनके पास जितने प्रकार के डिफरेंसेस होंगे, हर कम्युनिटी के, हर जाति के, हर लिंग के, हर धर्म के बच्चे वहां पे पढ़ने आएंगे। तो डिफरेंसेस को कोई भी सोसाइटी एक्सक्लूड नहीं करती है, बल्कि वो जो एक समानता है, जो लाइकनेस है, उसी के साथ मिलकर के उसको भी साथ चलाने की बात करती है। जब समाज की बात करी जाएगी, तो समाज का मतलब केवल लाइकनेस नहीं है, उसमें डिफरेंसेस भी हैं, और इन डिफरेंसेस को वो एक्सक्लूड नहीं करता, बहिष्कृत नहीं करता, उन सारे डिफरेंसेस को भी अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करता है। ये जो इंटरडिपेंडेंस है, विभिन्न अंगों का, विभिन्न घटकों का, विभिन्न भागों का, इनका जो आपस में एक दूसरे के ऊपर अंतर निर्भरता है, और जो इनके बीच जो कोऑपरेशन है, यही इसका किसी भी समाज को बनाने का सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है, वो तो उसकी अंतःक्रिया है ही। लेकिन अंतःक्रिया के साथ साथ भी वहां के लोगों का, वहां के परिवार का, वहां के विभिन्न तंत्रों का एक दूसरे के ऊपर अंतर्निर्भर होना, और उनका सहयोगात्मक प्रवृत्ति से आगे बढ़ना, ये किसी समाज का एक महत्वपूर्ण बेसिस बनता है, और सिस्टम बनाने के लिए भी यह जरूरी है। अगर समाज को आप सिस्टम समझ रहे हैं, समाज के लिए आप तंत्र समझ रहे हैं, तो तंत्र में विभिन्न घटक हैं, और वो सारे घटक आपस में एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित हैं, अंतर्निर्भर हैं, और उन सभी के बीच आपस में कोऑपरेशन, सहयोग की भावना होनी ही चाहिए, तभी वो सिस्टम काम कर पाएगा, इनका सिस्टम आगे नहीं चल पाएगा। और इसको आप कह सकते हैं कि इसमें रेसिप्रोकल अवेयरनेस है, परस्पर जागरूकता है सामाजिक व्यवस्था में। एक ऐसा नहीं कि चिकित्सा व्यवस्था अपने आप में पूर्ण है, चिकित्सा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंडेंट है, एजुकेशन सिस्टम मेडिकल सिस्टम पे डिपेंडेंट है, सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट है, जज जो न्याय व्यवस्था है उसके ऊपर डिपेंडेंट, जुडिशरी पे डिपेंडेंट है। तो ये सारे जितने भी बाउंड आप कह लीजिए, ये सारे आपस में रेसिप्रोकली अवेयरनेस, एक दूसरे के प्रति अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए प्रत्येक सदस्य की, या उस सोसाइटी, उस सोशल सिस्टम के प्रत्येक अंगों की आपस में परस्पर जागरूकता भी जरूरी है। Digitization से ली a pattern
फॉर इम्पार्टिंग द सोशल बिहेवियर। और इन सब को मिला करके जब विभिन्न घटक आपस में मिल गए, उनके बीच रेसिप्रोकल अवेयरनेस है, इंटरडिपेंडेंस है, कोऑपरेशन है, ये सब मिल करके एक यूनिक, एक नया प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं, जिससे आप उस सामाजिक व्यवहार को समझते हैं। जैसे हम कहते हैं इंडियन सोसाइटी, है ना। अब इंडियन सोसाइटी में किस प्रकार का कोऑपरेशन है, किस प्रकार के लोग हैं, कितनी डाइवर्सिटी है, कितना म्यूचुअल डिपेंडेंस है, यहाँ की अथॉरिटी कौन है, यहाँ की परंपराएं क्या है, इन सब को मिला करके तब आपने कहा इंडियन सोसाइटी। मतलब ये जो पैटर्न आपने बनाया, इंडियन जो नाम रख दिया, वो इसकी एक यूनिक पैटर्न को, एक यूनिक प्रतिमान को प्रतिस्थापित करता है। तो निश्चित रूप से ये सारे जितने भी सिस्टम के एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, इन सब को, चाहे वो फंक्शनलिज्म के ऊपर आप बात करिए या स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर बात करिए, इन सब मिला करके उस किसी भी व्यवस्था की एक नया प्रतिमान प्रस्तुत करता है, जिससे उस की सामाजिक व्यवहार को हम समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ इम्पार्ट कर सकते हैं। क्या है सिस्टम? अगर ये मतलब एक जनरल इंट्रोडक्शन है, तो इसके आधार पे आप सिस्टम अर्थात व्यवस्था को कैसे समझेंगे, किसी आप व्यवस्था को कैसे परिभाषित करेंगे, या व्यवस्था को किन रूपों में उसको आप समझते हैं, इस चीज के लिए आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम इज दैट डेफिनेट कोरिलेशनल मॉडल। सिस्टम क्या है, व्यवस्था क्या है? एक निश्चित है, क्या है? डेफिनिट है। कोरिलेशनल मॉडल डेफिनिट भी है, निश्चित भी है, और सहसंबंधात्मक प्रतिमान है। किसके बीच? वन आर मोर कंस्ट्रक्टिव कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स। और इसके अंतर्गत एक या एक से अधिक इसकी संगठनात्मक इकाइयां हैं। ये डेफिनेट मॉडल तो बना रहा है, लेकिन ये प्रतिमान कैसे बना रहा है? ये प्रतिमान बनाने का जो आधार है, वो इसके एक या एक से अधिक जो इसके घटक इकाइयां हैं या जो एलिमेंट हैं, उनसे मिलकर के बना हुआ है। which kept these unit are elements in systematic function। बने तो हुए हैं, सारी इकाइयों से बने हुए हैं, लेकिन इकाइयां भी तितर बितर नहीं है, इकाइयां भी छितरी हुई नहीं है। जो इकाइयां हैं, जो उसकी कंस्टिट्यूएंट इकाइयां हैं, उन इकाइयों में भी आपस में एक क्रमबद्धता है, एक सिस्टमेटिक फैशन है। ऐसा नहीं कि कोई कहीं भी बिखरा हुआ है, सबके बीच, सबके प्रकारों के बीच एक निश्चित प्रकार का क्रमबद्धता है, जो उसकी प्रकार के आधार पर उसमें गतिशीलता और उसकी क्रियात्मकता को निर्देशित करता है। केवल इकाइयों के होने मात्र से ही किसी सिस्टम का निर्माण नहीं होगा। इकाइयां तो कहीं भी हो सकती हैं। जैसे आप कहते हैं, मान लीजिए साइकिल है, बाइसिकल है। अब बाइसिकल में पहिया है, उसका सीट है, उसका कैरियर है, उसका फ्रेम है, उसका ब्रेक है, उसका पैडल है, उसका रिम है, तीली है, ट्यूब है, टायर है, हैंडल है। यदि इन सबको खोल करके अलग रख दिया जाए, एक जगह सबको इकट्ठा करके अलग अलग खोल के एक जगह रख दिया जाए, तो क्या उसको आप सिस्टम कहेंगे? वह एक सिस्टम नहीं होगा। सिस्टम वह तभी होगा जब इन इकाइयों के बीच आपस में डायनेमिक और फंक्शनल रिलेशनशिप हो, ये प्रकार्यात्मक रूप से आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तभी आप हैंडल को साइकिल नहीं कहेंगे, या आप पैडल को साइकिल नहीं कहेंगे, आप केवल पहिए को साइकिल नहीं कहेंगे। जब साइकिल बात कही जाएगी, तो साइकिल का मतलब, अगर बाइसिकल की बात कही, एक सर्कस में भी साइकिल होती है ना, जो वहां के जो करतब दिखाने वाले चलाती हैं, लेडीज को देखा होगा आपने, तो वहां पर एक साइकिल वाली, मतलब एक पहिए वाली साइकिल होती है, और एक बाइसिकल होती है जो हम लोग यूज करते हैं जनरली, जो बच्चों को आप देखते हैं आजकल चलाते हुए। तो उसके फंक्शंस, दोनों के फंक्शन, एक साइकिल है, दूसरा बाइसिकल है ना। अगर हम डिफरेंशिएट करें, दोनों चलती हैं, दोनों में पैडल आप देखते हैं, लेकिन एक साइकिल है, दूसरा बाइसिकल। बाइसिकल में दो पहिए हैं, और साइकिल में एक पहिया है, लेकिन दोनों के फंक्शंस अलग अलग प्रकार के। दोनों का जो सिस्टमेटिक फंक्शन फैशन है आपस में जुड़ने का, पैडल का और उसके धुरी का, उसके पहिए का, उसके ट्यूब का, टायर का, दोनों में अलग अलग प्रकार का है। तो लेकिन आप उसको साइकिल बाइसिकल कब कह रहे हैं? जब ये सब आपस में एक निश्चित फैशन में, एक उसके सारे एलिमेंट्स स्ट्रक्चरली और फंक्शनली आपस में जब जुड़े हुए हैं, तब उसको आप एक सिस्टम, एक नया प्रतिमान आपने कहा कि यह साइकिल है, या यह मोटरसाइकिल है, यह कार है ना। इस तरह के आप ऐसे समझ सकते हैं। तो व्यवस्था क्या हुई? व्यवस्था से तात्पर्य
एक संरचना के अंतर्गत एकाधिक निर्माणक इकाइयों या तत्वों की उस निश्चित प्रतिमानात्मक संबद्धता से है जो कि एक प्रकारात्मक संबंध के आधार पर उन इकाइयों को एक सूत्र में बांधती है तथा उन्हें क्रियाशील व प्रगतिशील करती है। जैसे हमने कहा साइकिल, ये सारी हैंडल, पैडल, सीट कवर, ट्यूब, टायर, पहिया, ब्रेक, ब्रेक शू, आगे की पहिया, पीछे का पहिया, कैरियर, लॉक, ये सब मिलकर के एक सूत्र में जब सबको बांध दिया आपने, तब वो क्या हो गया? साइकिल हो गया, बाइसिकल हो गया। और उसकी क्रियाशीलता और गतिशीलता की वजह से आप उसको जानते हैं कि ये साइकिल है। इसी तरह से हमारा समाज है, समाज की तमाम निर्माणक इकाइयां हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, यातायात है, न्याय व्यवस्था है, पुलिस है, सिक्योरिटी है ना, इसके तमाम अपने आपके परंपराएं हैं, जो रिचुअल्स हैं, आइडियल्स हैं, नॉर्म्स हैं, इन सब को मिलाकर के ये सब आपस में एक निश्चित रूप से फंक्शनली जुड़े हुए हैं, जिसको आप सोशल सिस्टम कहते हैं। सिस्टम को कैसे आप, उसमें कौन कौन से मुख्य तत्व है, तो एक बात आप कह सकते हैं कि सिस्टम हैज मेनी यूनिट्स। जब कोई व्यवस्था होगी, कोई तंत्र होगा, तो निश्चित रूप से उसकी कई इकाइयां होंगी, वो अखंड नहीं होगा। उसको खंडित कर सकते हैं, उसको आप तोड़ सकते हैं, अलग अलग भागों में उसको तोड़, जैसे घड़ी है मान लीजिए, है ना, घड़ी क्या है? घड़ी भी एक व्यवस्था है, वॉच इज ऑल्सो अ सिस्टम। उसमें भी आप देखेंगे कि घड़ी के अगर पार्ट्स निकालिए तो घंटे की सुई अलग कर सकते हैं, मिनट की अलग कर सकते हैं, सेकंड की अलग कर सकते हैं, बैटरी अलग कर सकते हैं, मशीन अलग कर सकते हैं, डायल अलग कर सकते हैं, फ्रेम अलग कर सकते हैं, बॉडी अलग कर सकते हैं, ऐसे करके। लेकिन ये सारी, वो अखंड नहीं है, घड़ी, घड़ी के भी अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन कई यूनिट से मिलकर के सिस्टम बनाओ। जब इसको आपने एक निश्चित फैशन में अरेंज कर दिया, तब आपकी वो घड़ी हो गई। मिनट की मिनट वाली घड़ी समय बता रहा है, सेकंड वाला सेकंड का समय बता रहा है, घंटे वाला घंटे का समय बता रहा है। और अगर उसमें आप 24 घंटे के हिसाब से डेट डेट वाला है, तो डेट भी बताएगा, दिन भी बताएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें आपको बता सकता है। तो सिस्टम हैज मेनी यूनिट्स। कोई सा भी तंत्र होगा, कोई सी भी व्यवस्था होगी, तो उसके कई इकाइयां होंगी। दूसरी बात, एलिमेंट्स आर यूनाइटेड इन रेगुलर, सिस्टमेटिक एंड कोरिलेशनल वे। केवल इकाइयों का होना ही पर्याप्त नहीं है। व्यवस्था बनाने के लिए इन इकाइयों के बीच एक रेगुलर, नियमित, क्रमबद्ध, संबंधात्मक तरीके से जुड़ाव भी होना चाहिए, एकात्मकता भी यहां पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं है, तब वो व्यवस्था नहीं होगी। व्यवस्था तो अपेक्षाकृत नियमित कॉन्सेप्ट है, रेगुलर वे में चलेगा, सिस्टमेटिक वे में उसके यूनिट्स आपस में जुड़े होंगे, और सिस्टमेटिक वे में जुड़ने के साथ साथ वो आपस में एक दूसरे के साथ संबंधित भी होंगे। जैसे साइकिल में यदि आप पैडल पे चाप लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो उसका कोरिलेशनल वे में वो पहिए से, उस चेन के माध्यम से पीछे वाले पहिए से जुड़ा हुआ है, पहिए को रोटेट करेगा तो आगे वाले पहिए को ढकेलेगा, तो आपकी साइकिल विस्थापित होगी। ये इनके कोरिलेशनल वे में वो जुड़े हुए हैं, रेगुलर और सिस्टमेटिक कोरिलेशनल वे में आपस में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल रिलेशनशिप। ये कोरिलेशनल किस बात के लिए? तो स्ट्रक्चर की बात आपने कही कि पहिया पहिए की जगह पे रहेगा, धुरी धुरी की जगह पे रहेगी, ब्रेक ब्रेक की जगह पे रहेगा, ये तो स्ट्रक्चरली आपने बात की। लेकिन ये सारी यूनिट्स आपस में प्रकारात्मक रूप से भी संबंधित है, इनके आपस में फंक्शनल रिलेशनशिप भी है। जब आप पैडल पे दाब लगाएंगे तो फंक्शन क्या होगा? दाब की वजह से पीछे का पहिया घूमेगा, तब साइकिल को आगे घर्षण लगने की वजह से रोड पे आगे को ढकेलेगा। जब आप हैंडल को दाहिने साइड में बुलाएंगे तो पूरी की पूरी साइकिल दाहिने साइड में चलने लगेगी। जब आप हैंडल को बाएं साइड में बुलाएंगे तो पूरी की पूरी साइकिल बाएं साइड में चलने लगेगी। तो इसके यूनिट्स आपस में फंक्शनली भी रिलेटेड हैं। सिमिलरली सोसाइटी के एलिमेंट्स भी कई हैं। सारे एलिमेंट्स आपस में रेगुलर वे में, सिस्टमेटिक वे में, कोरिलेशनल वे में जुड़े हुए हैं, और किसी भी सामाजिक तंत्र के सारे घटक किसी न किसी प्रकार्यात्मक रूप में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एंड सिस्टमेटिक यूनियन फॉर्म्स अ यूनिक सर्टेन पैटर्न मॉडल। और ये जो सिस्टमेटिक यूनियन है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली जिस यूनिट को आप बात कर रहे हैं, ये जो यूनियन आपने बनाई, विभिन्न एलिमेंट्स की जो जुड़ करके आपने एक चीज बनाई, उस चीज को आप कोई एक निश्चित नाम देते हैं। जैसे हमने आपको साइकिल की बात कही, बाइसिकल की बात कही, तो जब उसमें दो पहिए होंगे, हैंडल होगा, चेन होगा, धुरा होगा, पैडल होगा,
फ्रेम होगा, इन सब को मिलाकर के आप एक नया सर्टेन मॉडल कह दिया कि ये बाइसिकल है, आपने उसका नया नाम दे दिया। जैसे शरीर है, मानव शरीर, तो मानव शरीर को आपने देखा कि इसके हाथ है, पैर है, सिर है, आंख नाक सारा कुछ है, तो इस तरह से आपने कह दिया कि यह एक नया पैटर्न आपने बना दिया कि यह मानव शरीर है। ऐसे ही यदि आप सर्टेन मॉडल कहिए कि ये भैंस है, ये गाय है, ये बकरी है ना, इस तरह से आप जानवरों को भी एक यूनिक पैटर्न में आप बात करते हैं। तो सिस्टमेटिक यूनियन ऑफ फॉर्म्स, ये जो अलग अलग यूनिट आपको दिखाई दे रहे हैं उनका जब क्रमबद्ध यूनियन हुआ तो उसको अब सर्टेन मॉडल के रूप में कहते हैं, जो एक नया नाम आप उसको देते हैं। और इस आधार पर जो सोसाइटी के एलिमेंट्स हो या सोशल जो सिस्टम होता है, जो व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था डायनेमिक और चेंजेबल होती है। यदि इसके फंक्शन में परिवर्तन किया जाए, यदि उसके स्ट्रक्चर में फंक्शन में परिवर्तन किया जाए, तो वह गतिशील और परिवर्तनशील होता है। जैसे हो सकता है ऐसा कि पहले बाइसिकल का इजाद किया गया हो, फिर उस बाइसिकल को ध्यान में रखते हुए उसमें हैंडल के फंक्शन को खत्म कर दिया गया और केवल बॉडी के ही स्थान पे उसको नियंत्रित करने की बात कही गई। जैसे सर्कस में एक ही पहिए पे जो करतब दिखाने वाले होते हैं वो चलाते हैं साइकिल को, तो वहां पर एक ही साइकिल वाला, एक ही पहिए वाला साइकिल होता है, तो आपने उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, फंक्शन को चेंज कर दिया, तो वहां पर डायनेमिक और चेंजेबल होता है। अगर फंक्शन चेंज होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो सोशल सिस्टम भी परिवर्तित हो जाता है। विभिन्न समाज शास्त्रियों ने सामाजिक व्यवस्था को विभिन्न तरीके से क्लासिफाई किया है। कई आपको क्लासिफिकेशन मिलेंगे, कई वर्गीकरण आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग समाज शास्त्रियों के नाम से उसको जाना जाता है। कुछ महत्वपूर्ण जो सामाजिक व्यवस्था के क्लासिफिकेशंस हैं, जिनको प्रमुख समाज शास्त्रियों ने परिभाषित किया है या उसके बारे में क्लासिफाई किया है, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। एक क्लासिफिकेशन दिया था मॉर्गन ने, और मॉर्गन के क्लासिफिकेशन को हम इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन कहते हैं, उद्विकासीय वर्गीकरण। जो मॉर्गन का क्लासिफिकेशन है सोशल सिस्टम का, सामाजिक व्यवस्था का, मॉर्गन द्वारा दिया गया वर्गीकरण उद्विकासीय वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। दूसरा वर्गीकरण प्रपोज किया था दुर्खिम ने, और दुर्खिम के वर्गीकरण को हम दुर्खिम्स क्लासिफिकेशन या दुर्खिम का वर्गीकरण कहते हैं। तीसरे जो समाजशास्त्री हैं वो है सोरोकिन, और सोरोकिन ने भी सामाजिक व्यवस्था को क्लासिफाई करने की कोशिश की है। इनके सामाजिक व्यवस्था को हम सोरोकिन्स क्लासिफिकेशन कहते हैं। और एक क्लासिफिकेशन है टालकट पार्सन का क्लासिफिकेशन, जो इस सिस्टम को, किसी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए टालकट पार्सन ने एक यूनिक अपना कॉन्सेप्ट दिया, जो फंक्शनलिज्म के अंतर्गत आप मान सकते हैं। वास्तव में जो टालकट पार्सन का जो सिद्धांत था, उनका एक तात्विक दृढ़ विश्वास था कि संसार पूर्ण है। टालकट पार्सन का मानना था कि जो यह समाज है, जैसे हम अपने हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात यह जो संसार है, आप अगर पूरे ब्रह्मांड की बात कीजिए, हालांकि हमारी मैथोलॉजी पूरे ब्रह्मांड की बात करती है, तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी समाज, पूरा संसार पूर्ण है, इसमें सब कुछ है, जो कुछ भी आप खोजेंगे वो सारा कुछ आपको मिलेगा। और इस पूर्ण में से किसी अंश को निकालेंगे तब भी वह पूर्ण होगा, और जिस अंश को निकालेंगे वो भी पूर्ण होगा। तो टालकट पार्सन इन्हीं संबंध में कहते हैं कि संसार पूर्ण है। ये जो वर्ड है, वर्ड इज एब्सोल्यूट, फुल, वो उसमें हर चीज में पूर्णता है। और पूर्णता किस लिए है? कि इस समाज की एकता को सुरक्षित रखने के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए, ऐसा मानना था टालकट पार्सन का। ठीक है, चलिए हम टालकट पार्सन पे बाद में चर्चा करेंगे। अभी एक एक करके क्लासिफिकेशन चर्चा करते हैं कि मॉर्गन का इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन क्या था। तो मॉर्गन ने अपना क्लासिफिकेशन दिया, वो पूरी सामाजिक व्यवस्थाओं को, जो अभी तक जितने भी सामाजिक व्यवस्थाएं ईजाद हुई हैं, उन सबको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक को मॉर्गन कहते हैं इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन में कि वो है सवेगरी सोशल सिस्टम। सवेगरी का मतलब होने का जंगली सामाजिक व्यवस्था, और इसको वो कहते हैं कि इट इज एंशिएंट सिस्टम ऑफ सोशल सिस्टम। एक कहते हैं कि जो जंगली व्यवस्था है, और आज की भी डेट में ये क्या है, प्राचीन है,
जब मनुष्य शुरुआती दौर में इस पृथ्वी पे आया, छोटे छोटे कबीले बने, तो उसने अपने आप को जंगलों में, और आज की भी आदिवासी जनजातियों को जो आप देखते हैं वो जंगलों में ही रहना पसंद करते हैं। बहुत सी जनजातियां पेड़ पे रहते हैं, उनके सारे भोजन सब कुछ, किसी प्रकार की कृषि नहीं, हंटिंग या सारा कुछ जंगल पे ही पूरा डिपेंडेंट है वो। तो उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को, लेकिन वहां पे भी कई लोग इकट्ठे होते हैं तो वहां पे भी समाज बनता है और वहां का भी तंत्र चलता है। तो उस प्रकार के तंत्र को मॉर्गन ने कहा कि वह सेवेगरी सोशल सिस्टम है, जिसको उन्होंने एंशियंट सोशल सिस्टम के अंतर्गत रखा है, प्राचीन सामाजिक व्यवस्थाओं में रखा है, जो आज भी आपको जनजातियों में देखने को मिलता है। दूसरा मॉर्गन ने जो क्लासिफिकेशन दिया है वो दूसरा दिया है बारबेरियन सोशल सिस्टम को, जिनको उन्होंने असभ्य सामाजिक व्यवस्था कही है। यहां पर यह एक मिडल, आप कह सकते हैं, सामाजिक व्यवस्था है, जहां पर जंगली व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा और एडवांस आप कह लीजिए। यहाँ के लोग ये भी सोसाइटी में रहते हैं लेकिन असभ्य तरीके से रहते हैं। जो सभ्यता हमारे अपने कल्चर में दिखाई देती है वो सभ्यता इनकी सोसाइटी में नहीं दिखाई देती। तो उस प्रकार की सोसाइटी को मॉर्गन ने बारबेरियन सोशल सिस्टम कहा या असभ्य सामाजिक व्यवस्था कहा। और तीसरा उन्होंने बताया है सिविलाइज सोशल सिस्टम, जहां जिसको उन्होंने सभ्य सामाजिक व्यवस्था कहा। हम सभ्यता के साथ रहते हैं, हमारी अपनी पहचान बनती है, जिसको आप कह सकते हैं पोस्ट मिडिवल सोशल सिस्टम के अंतर्गत आप समझ सकते हैं। मतलब असभ्य व्यवस्था जो थी, जैसे आप देखिए बहुत से ऐसे जंगलों में रहने वाले जैसे जानवर रहते हैं, बिना किसी कपड़े के, कोई खाने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और उसके बाद जो व्यवस्था ईजाद हुई उसको उन्होंने सिविलाइज्ड कहा, सभ्य कहा। खाना खाने का एक तरीका होगा, सभ्य तरीके से खाना खाएंगे, रहन सहन रहेंगे, बोलचाल में सारी कुछ जो चीजें होंगी वह सभ्यता के साथ होगी, है ना, जिसकी वजह से इस प्रकार के पोस्ट मेडुअल अर्थात असभ्य सामाजिक व्यवस्था के बाद इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था जन्म ली। और कहीं ना कहीं इन सब का संबंध जो है वो हमारी जनसंख्या से है। पहली जो जनसंख्या बहुत प्रकार की थी, कम लोग थे, तो एंशियंट प्रकार में सोशल सिस्टम जंगली प्रकार से चल जाया करता था, कुछ और व्यवस्था बनी तो यहाँ पर असभ्य प्रकार से लोग रहने लगे, है ना, कंदराओं में रहने लगे, पहले पेड़ पे रहते थे, फिर कंदराओं में गुफाओं में रहने लगे, फिर उसके बाद घर बना करके रहने लगे, खाना खाने का निश्चित सिविलाइज तरीका आ गया, कपड़ा पहनने का, रहने का, रहन सहन का, बोल चाल का, ऐसी तमाम इसी धीरे धीरे हमारी संस्कृतियां ईजाद हुई। तो ये एक क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी, उन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था भी इवॉल्व होती है, उद्विकास, जैसे हमारे जैसे जैसे किसी स्पीसीज का इवोल्यूशन होता है, सिमिलरली सामाजिक व्यवस्थाओं का भी इवोल्यूशन होता है, उद्विकास होता है। जैसे जैसे सोशल सिस्टम आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे सामाजिक व्यवस्थाएं भी विकसित होती जाती हैं, सभ्य होती जाती हैं। ये कॉन्सेप्ट था मॉर्गन का। दूसरा कॉन्सेप्ट दिया था दुर्खिम ने, और दुर्खिम की क्लासिफिकेशन को आप दुर्खिम वर्गीकरण कह सकते हैं, दुर्खिम का क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। इन्होंने दो प्रकार की एकता की बात करी, एक वो कहते हैं मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और दूसरे को उन्होंने कहा ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। अर्थात ये इनकी सामाजिक व्यवस्था को वो दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक को कहते हैं यांत्रिक एकता, एकात्मकता कह लीजिए, यांत्रिक एकात्मकता, और दूसरे को उन्होंने कहा सावयवी एकात्मकता। उन्होंने कहा कि जो प्राचीन सभ्यताएं थी, जब पृथ्वी पे मानव जाति की संख्या कम थी तो वहां पर एक ही तरह के लोग थे, वहां पे इंडिविजुअल्स में होमोजिनिटी थी, बहुत ज्यादा हेटेरोजेनिटी नहीं थी, सब लोगों की आवश्यकताएं एक थी, सब लोगों को खाने के एक तरीके की चीजें मिल जाती थी, सब लोगों को रहने की एक ही प्रकार की व्यवस्थाएं थी, कोई उसमें बहुत ज्यादा आपको हेटेरोजेनिटी नहीं मिलेगी। जो मैकेनिकल सोलिडरी सिस्टम को उन्होंने ऐसे कहा कि जो होमो जब पॉपुलेशन कम था तो यहाँ के लोगों की आवश्यकताएं, नीड, समस्याएं एक ही प्रकार की थी, तो यहाँ जो मैकेनिकल सोलिडरिटी बनी वो होमोजेनिटी ऑफ इंडिविजुअल्स की वजह से बनी। और यहाँ पर लोगों के बीच जो कनेक्शंस बने, आपस में जो लोगों का जुड़ाव हुआ वो थ्रू सिमिलर वर्क्स, सब लोग एक ही प्रकार का काम कर लेते, सब लोग मछली मार लेते थे, सब लोग अपने कपड़े को बना लेते थे, सब लोग अपना खाना पका लेते थे, सब लोग अपने बच्चों का पालन कर लेते थे, किसी के ऊपर कोई बहुत विशेष प्रकार का इंटरडिपेंडेंस नहीं था। जैसे यंत्र चलता है कोई यांत्रिक व्यवस्था में, जैसे कोई मशीन चलती है, वैसे ये व्यवस्था चल रही थी क्योंकि सबकी अपनी एक ही प्रकार की नीड्स थी। इसमें उन्होंने रखा कि जैसे एजुकेशनल और रिलीजियस ट्रेनिंग एंड लाइफ स्टाइल, जैसे हम शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो
जनरली कक्षा कक्ष में जब हम शिक्षण की व्यवस्था करते हैं तो हम एवरेज स्टूडेंट्स को लेकर के चलते हैं, कि होमोजेनिटी ऐसी बनाते हैं कि जो सबसे ज्यादा जिनकी संख्या होगी उन्हीं के हिसाब से आप एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं। या रिलीजियस ट्रेनिंग भी आप एक धर्म को मानने वाले लोगों की एक ही प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं। जब आप जाएंगे आरती करने के लिए तो उसमें सब लोग वहीं उसी तरह से खड़े होंगे हाथ जोड़ करके, शंकर जी का या जिसका भी वो आरती कर रहे होंगे तो आरती की व्यवस्था एक प्रकार की होंगी। या लाइफ स्टाइल जो आपकी जीवन शैली है वो जीवन शैली भी लगभग एक ही प्रकार की होती है मैकेनिकल सॉलिडरिटी में। अर्थात जो यांत्रिक एकात्मकता है यहाँ पर एजुकेशनल, रिलीजियस ट्रेनिंग और लाइफ स्टाइल सब एक प्रकार की होगी। और इस प्रकार की जो सोशल सिस्टम बनते हैं वो ट्रेडिशनल, जो परंपरागत हैं, और छोटे स्केल पे जो सोसाइटीज बनती हैं इस प्रकार के, आप जैसे छोटे छोटे कबीले जो बनते हैं, कभी कभी आप सड़कों के किनारे देखते होंगे जो खाना बदोश लोग रहते हैं, इनकी आवश्यकताएं सब लोग एक ही प्रकार, हर काम सब लोग कर लेंगे उसमें। तो यहाँ पर स्मॉल स्केल पे जो सोसाइटी बनती है उसको दुर्किम ने कहा कि ये मैकेनिकल सॉलिडरिटी है, यह यांत्रिक एकात्मकता को बनाने वाली सामाजिक व्यवस्थाएं बनती हैं। दूसरी जो उन्होंने कहा ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में सावयात्मक जो एकात्मकता की बात करी, उसमें इन्होंने कहा कि यहाँ पर होमोजेनिटी नहीं है इंडिविजुअल्स में, यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस है, यहाँ पर अंतर्निर्भरता है। इसके व्यक्ति जो हैं, इसके जो इंडिविजुअल्स हैं, ये इंडिविजुअल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। सबका काम एक दूसरे के साथ पढ़ना है, कोई अपने आप में पूर्ण नहीं मान करके इनका मानना था। और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क होगा, यहाँ पर सिमिलर वर्क सब लोग कर लेंगे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डेवलप हुई, जो जटिल समाज बना, जनसंख्या बढ़ी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ी, समस्याएं बढ़ी, तो समस्याओं के बढ़ने की वजह से, आवश्यकताओं के बढ़ने की वजह से उनमें डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, विशिष्टीकृत कार्यों का विशिष्टीकरण शुरू हुआ। जूता बनाने का काम कोई और किया, कपड़ा सिलने का कोई काम और किया, कपड़ा बनाने का काम कोई और किया, रंग करने का काम कोई और किया, है ना, सुरक्षा की व्यवस्था कोई और किया, शिक्षा की व्यवस्था किसी और ने किया। ऐसे विभिन्न प्रकार के आप स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क आपको दिखाई देगा। जैसे आप ये कह सकते हैं इंटरडिपेंडेंस किस प्रकार के है, जैसे किसान जो होते हैं वो खेत जोतते हैं, खेत जोत करके अन्न उपजाते हैं, और इस अन्न पर जो भी अन्न उपजता है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं इनके भोजन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और वो इनके खाना को खा करके, इनके अन्न को खा करके वो अपना काम करते हैं और ट्रैक्टर प्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए कोई ट्रैक्टर की एजेंसी है, महिंद्रा एजेंसी है मान लीजिए आपके भारत की, तो वो फार्मर्स द्वारा अन्न उपजाया गया, जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे उन्होंने काम किया, ट्रैक्टर बनाया, और ये ट्रैक्टर फिर खेत जोतना है तो फार्मर्स को या तो हल चाहिए या ट्रैक्टर चाहिए, जल्दी काम करना है, बड़ा भूमि भाग है तो वहां पर ट्रैक्टर की वजह से वो काम करे। तो ये इंटरडिपेंडेंस है, ये भी अपने आप में पूर्ण, ये खाना नहीं उपजा सकते, ये अन्न नहीं उपजा सकते, और ये ट्रैक्टर नहीं बना सकते, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, दोनों के एक दूसरे पर निर्भरता है। सिमिलरली इस प्रकार की जो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी है, जो सावयवी एकात्मकता है, वो आपको मॉडर्न और इंडस्ट्रियल सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो यह सिंपल सोसाइटी है, सामान्य समाज व्यवस्था है, और यह आपकी इंडस्ट्रियल या औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था, जटिल सामाजिक व्यवस्था, यहाँ पर आधुनिक सामाजिक व्यवस्थाएं बनी। इस तरह से क्लासिफाई किया है डुर्खिम ने। एक और क्लासिफिकेशन है सोरेकिन का, और सोरेकिन के क्लासिफिकेशन को हम अगर ये कहें कि जो सोरेकिन का क्लासिफिकेशन, इट इज मोर कल्चरल सिस्टम। जो हम सामाजिक व्यवस्था को, हालांकि उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम सोरेकिन के क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, लेकिन हम इनकी सामाजिक व्यवस्था को यदि सांस्कृतिक व्यवस्था कहें तो ज्यादा उचित होगा। तो इसलिए आप सोरेकिन के सोशल सिस्टम को एक्चुअली आप कल्चरल सिस्टम भी कह सकते हैं, सांस्कृतिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। इन्होंने 3 प्रकार के सिस्टम की बात, सोशल सिस्टम की बात कही। एक को कहते हैं कि सेंसेट सोशल सिस्टम है, सेंसेट को आप कह सकते हैं कि चेतनात्मक सामाजिक व्यवस्था, सेंसेट सोशल सिस्टम। दूसरा उन्होंने कहा आइडिएशनल सोशल सिस्टम, जिसको आप विचारात्मक या आप कह सकते हैं आदर्शात्मक, भावनात्मक, भावनात्मक कहें तो ज्यादा सही है, भावनात्मक सामाजिक व्यवस्था। और तीसरा उन्होंने कहा आइडियलिस्टिक सोशल सिस्टम, या उसको आप आदर्शात्मक सामाजिक व्यवस्था कह सकते हैं। एक है सेंसेट सोशल सिस्टम, जिसको आप चेतनात्मक सामाजिक व्यवस्था कह सकते हैं हिंदी में। दूसरा है आइडिएशनल सोशल सिस्टम, जिसको आप भावनात्मक सामाजिक व्यवस्था कह सकते हैं। और तीसरा आइडियलिस्टिक सोशल सिस्टम है, जिसको आप आदर्शात्मक सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। क्या है ये?
जो सेंसेट सोशल सिस्टम है, ये सेंसेट सोशल सिस्टम इंद्रियों की वजह से, जिनको आप चेतन तरीके से इंद्रियानुभूत जो सामाजिक व्यवस्थाएं, आपकी इंद्रियों की वजह से जो सामाजिक व्यवस्थाएं बनती हैं, उनको सोरकिन ने कहा कि वो सेंसेट सोशल सिस्टम है। अर्थात इसके अंतर्गत जो विज्ञान है, जो कला है, जो दर्शन है, जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, राजनीति है, और जो आपके पैसे रुपए के लिए जो कुछ भी आप प्रैक्टिकल यूजेज जो आप करते हैं, इन सारी चीजों को आप सेंसेट सोशल सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं, चेतनात्मक व्यवस्था में रह सकते हैं, जहां पे इंद्रिय सुख, एक तरह से कह लीजिए कि इंद्रियानुभूत सुखों की प्राप्ति के लिए जो सामाजिक व्यवस्थाएं आप बनाते हैं, वो सेंसेट सोशल सिस्टम सोरोकिन ने कहा है। दूसरे प्रकार का जो सामाजिक व्यवस्था है, उसको सोरकिन ने कहा कि ये आइडिएशनल सोशल सिस्टम है। और आइडिएशनल सोशल सिस्टम जो है, वो व्यक्ति की अपने आत्मा, परमात्मा, पूजा पाठ, मतलब आध्यात्मिकता से संबंधित जो सामाजिक व्यवस्थाएं बनती हैं। और इस प्रकार के सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति किसी ईश्वर पर या समस्त क्रियाओं के ईश्वरीय महिमा के ऊपर बात करेगा, आत्मा परमात्मा की जो चीजें बनती है, अर्थात जो स्पिरिचुअलिटी है, वो सारी चीजें सोरकिन ने कहा कि वो मिलकर के, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता मिलकर के, या विचार भाव मिलकर के, भावनात्मक रूप से वो आपके विचारात्मक या भावात्मक सामाजिक व्यवस्था को जन्म देती है। और तीसरे प्रकार का जो आइडियलिस्टिक सोशल सिस्टम सोरकिन ने कहा, वो कहा कि मिक्सिंग ऑफ सेंसेट एंड आइडियशनल। उसको उन्होंने आदर्शात्मक इसलिए कहा कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था पूरी तरीके से सेंसेट सोशल सिस्टम नहीं होगी, और कोई भी सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से आइडियशनल सोशल सिस्टम नहीं होगा। केवल इंद्रियानुभूत ज्ञान पे कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं बन सकती, और केवल स्पिरिचुअलिटी पे भी कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं बन सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि इन दोनों का जो मिक्सचर है, अर्थात स्पिरिचुअलिटी भी हो और फिजिकल जो आपकी आवश्यकताएं हैं, वो सारी चीजें भी, इन दोनों को मिल करके उन्होंने कहा कि एक आइडियलिस्टिक सोशल सिस्टम बनता है, एक आदर्श व्यवस्था बनती है, जहां पर हम आध्यात्मिकता की भी बात करते हैं और अपने भौतिक सुख सुविधाओं की भी बात करते हैं। तो इस तरह से वो, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये सामाजिक व्यवस्था न होकर के एक सांस्कृतिक व्यवस्था को जन्म देती है। तीन प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं सोरोकिन ने कहा, सेंसेट सोशल सिस्टम, अर्थात इसको आप कह सकते हैं चेतनात्मक सामाजिक व्यवस्था, आइडियशनल सोशल सिस्टम, भावात्मक सामाजिक व्यवस्था, और आइडियलिस्टिक सोशल सिस्टम, आदर्श सामाजिक व्यवस्था। ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं को उन्होंने इस तरह से क्लासिफाई किया है। सोशल सिस्टम की थियरी देने वाले जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं, वो हैं टालकट पार्सन, जिनका नाम अभी आप लोगों ने कई बार सुने होंगे, और समाजशास्त्र में बहुत ही आनर के साथ इनका नाम लिया जाता है। और इन्होंने अपनी जो मुख्य जो अपनी बात थी, वो इन्होंने सोशल सिस्टम की थियरी प्रपोज की है। इनकी एक थियरी है, जैसे हमने अभी आपको बताया कि इनका मानना था कि संसार पूर्ण है। इसी के आधार पे इनकी एक थियरी है, जिसके कुछ एलिमेंट्स हैं, हम अभी चर्चा करेंगे उस पर। तो वो कहते हैं कि संसार पूर्ण है, और इस पूर्णता को बनाए रखने के लिए इसके जो विभिन्न घटक हैं, उसमें एकता होनी चाहिए। और इस एकता को बनाए रखने के लिए समाज के जितने भी अंग हैं, वो समाज की, संसार की एकता को सुरक्षित रखें, इसके लिए सभी प्रकार के यथासंभव प्रयास किए जाने चाहिए। ऐसा मानना था टालकट पार्सन का। और इसलिए उन्होंने कहा कि समाज जो है वह अभिन्न है, इसमें एकत्व है, सब मिल करके एक ही बनाते हैं। संसार जब बात कही जाएगी तो ये सब जितनी भी चीजें आप बात करिए, सब मिलकर के एकत्र बनाते हैं। इसलिए इसके अखंडता को बनाए रखना जरूरी है। और यदि आप इसके अखंडता को नहीं बनाए रख पाएंगे, और यदि आप इसकी व्यवस्था को नहीं बना पाएंगे, तो यदि परस्पर अंतर निर्भरता को आप नहीं बनाए रखेंगे, तो समाज आपका व्यवस्था बिगड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा आपकी सामाजिक व्यवस्था। तो इन्होंने एक थियरी दी, जिसको हम सोशल सिस्टम थियरी कहते हैं, और एक्चुअल में ये फंक्शनलिज्म को मानने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज एब्सोल्यूट एंड ऑल एफर्ट्स शुड बी मेड टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ वर्ल्ड। ये जो समाज है, समाज पूर्ण है, और इसकी पूर्णता को बनाए रखने के लिए, इसकी एकात्मकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम सभी प्रकार के प्रयास करें।
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोशल सिस्टम आर यूनाइटेड विद ईच अदर। किसी भी सामाजिक व्यवस्था की, संसार में जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं या कोई एक सामाजिक व्यवस्था के जितने भी विभिन्न भाग हैं, वो सारे विभिन्न भागों को आपस में एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए हैं। सब कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबका आपस में किसी न किसी प्रकार का जुड़ाव है। एंड ऑल द पार्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट। और इसके जितने भी भाग हैं, जितने भी इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट्स हैं, ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स पार्ट्स, ये सारे भाग एक दूसरे में अंतर निर्भर करते हैं। और इनकी जो एकात्मकता बनाए रखने की जो बात कही, द लोएस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ सोशल सिस्टम इज कॉल्ड यूनिट एक्ट। इन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था की जो फंक्शनल इकाई, जो प्रकारात्मक सबसे नीचे की, जैसे हम कहते हैं कि घर मकान जो बना हुआ है वो ईंटों से मिलकर के बना हुआ है, एक एक ईंट से मिलकर के घर मकान बना हुआ है, उसी तरह से कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था जो बना हुआ है, इसका एक प्रकारात्मक जो इकाई है उसको उन्होंने कहा कि वह यूनिट एक्ट है। यूनिट एक्ट इस पूरे सामाजिक व्यवस्था, कई प्रकार के यूनिट एक्ट, अलग अलग सामाजिक व्यवस्था के खंडों के कई प्रकार के यूनिट एक्ट मिल करके इस सामाजिक व्यवस्था को बनाए हुए हैं, सामाजिक व्यवस्था को चला रहे हैं। इस आधार पे उन्होंने कुछ सोशल एक्शंस बताए। ये जो यूनिट एक्ट है, जो यूनिट एक्ट काम करता है, उसके आधार पे उन्होंने कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं के कुछ सोशल एक्शंस बताए हैं, कुछ सामाजिक कार्य बताए हैं। और वो सामाजिक कार्य क्या है? 3 प्रकार के सामाजिक कार्यों की वो बात करते हैं। एक कहते हैं सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम को सामाजिक कार्य कहते हैं, सोशल एक्शन है वो, क्योंकि यूनिट एक्ट यहाँ पे कार्य कर रही है। तो एक उन्होंने कहा कि सोशल सिस्टम बनता है, दूसरा सोशल एक्शन है कल्चरल सिस्टम बनता है, और तीसरा सोशल एक्शन के रूप में उन्होंने पर्सनालिटी सिस्टम को रखा है। अर्थात 3 प्रकार की व्यवस्थाएं सामाजिक एक्शन को निर्धारित करती हैं। सामाजिक कार्य को या समाज में होने वाले जितने भी प्रकार हैं, इन सारे सामाजिक प्रकारों को 3 प्रकार की व्यवस्थाएं रेगुलेट करती हैं, 3 प्रकार की व्यवस्थाएं नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। अर्थात जो समाज की पूर्णता जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसको टालकट पार्सन ने समाज की पूर्णता की बात कही, संसार की पूर्णता की बात कही, उसके लिए जो यूनिट एक्ट होगा ये 3 व्यवस्थाओं से मिलकर के बनेगा। क्या है सोशल सिस्टम? जो सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम के मतलब उन्होंने कहा कि समाज में कई प्रकार के लोग कई प्रकार के स्टेटस को धारण करते हैं। जब सामाजिक व्यवस्था बनती कैसे है? तो सामाजिक व्यवस्था विभिन्न लोगों के द्वारा निर्धारित की गई विभिन्न प्रकार के जो स्टेटस हैं, जो पद है, उन पदों के बीच होने वाली भूमिकाओं का जो इंटरैक्शन है। जैसे मान लीजिए अभी हम शिक्षक की भूमिका में हैं, आप छात्र की भूमिका में हैं, आप विद्यार्थी की भूमिका में हैं, तो यहां पर हमारा और आपका जो रिलेशनशिप है, जो इंटरैक्शन है, इट इज जस्ट लाइक अ टीचर एंड स्टूडेंट इंटरैक्शन है। लेकिन जब आप कभी, जो लोग मेरे अंडर में रिसर्च कर रहे होंगे, डिजर्टेशन कर रहे होंगे, तो वहां पर हमारा और आपका एक रिलेशनशिप कैसा? मेंटर और रिसर्चर का एक रिलेशनशिप, सुपरवाइजर और इन्वेस्टिगेटर का रिलेशनशिप वहां पर स्टेब्लिश होगा। तो सोशल सिस्टम में विभिन्न प्रकार के इंटरेक्शंस बनते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार की अंतः क्रियाओं की वजह से आपकी सामाजिक व्यवस्थाएं बनती हैं। और इंटरेक्शन के साथ साथ जब विभिन्न प्रकार के आपकी अंतः क्रियाएं होंगी, विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ आप इंटरेक्शंस करेंगे, तो वहां पर विभिन्न प्रकार के रिलेशनशिप्स डेवलप होंगे। आज की डेट में आप मेरे मान लीजिए विद्यार्थी हैं, हो सकता है कभी और कोई, मान लीजिए आप में से किसी ने पीएचडी किया और इसी विश्वविद्यालय में आकर के इसी डिपार्टमेंट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, या मान लीजिए कोई आप परीक्षा देकर के आप यहाँ पे कोई किसी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आ गए, तो वहां पर अब रिलेशनशिप हमारा चेंज होगा। आप भले हमको स्टूडेंट की तरीके कभी हम रहे होंगे, उस स्थिति में हमारे रिलेशनशिप हो सकता है कलीग की तरीके हो जाए, हो सकता है आप अथॉरिटी के तरीके हो, तो कोई वहां पे दूसरे रिलेशनशिप डेवलप होंगे। तो इंटरेक्शन और रिलेशनशिप्स की वजह से सामाजिक व्यवस्थाएं बनती हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि म्यूचुअल रिलेटेड होल्स, पारस्परिक संबंधित भूमिकाएं, ये जो विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं होंगी, जो विभिन्न प्रकार के आपके संबंध बनेंगे, इनकी वजह से परस्पर आपके पारस्परिक रूप से संबंधित भूमिकाएं भी निर्वहन होंगी, एक दूसरे की भूमिकाएं भी आपस में साझा होंगी, संबंधित होंगी। आवाज आ रही है आप लोगों को? हमें ऑडिबल?
हेलो। यस सर, आ रही है सर, आ रही है। अच्छा, तो ये एक बात उन्होंने कहा कि जो सोशल सिस्टम है, सामाजिक व्यवस्था, सोशल एक्शंस में पहला उन्होंने कहा सोशल सिस्टम की बात कही, और सोशल सिस्टम को बनाने के कारक बताए कि जो लोगों के बीच जो विभिन्न प्रकार की जो अंतःक्रियाएं हैं, उनके बीच जो संबंध बन रहे हैं, और उसमें जो आपस में म्यूचुअल रिलेटेड रोल्स हैं, एक दूसरे से परस्पर जो मिले हुए संबंधित जो भूमिकाएं हैं, उन भूमिकाओं से मिलकर के आपका सामाजिक व्यवस्था बनता है। ये उन्होंने टालकट पार्सन ने कहा, जो कि इस सामाजिक व्यवस्था को पूर्ण बनाए रखने के लिए जरूरी है। दूसरी व्यवस्था की बात की उन्होंने कल्चरल सिस्टम की, और कल्चरल सिस्टम में उन्होंने कहा कि जो सी भी सामाजिक व्यवस्था होगी, जो सी भी सामाजिक तंत्र होगा, उस सामाजिक तंत्र में, उस सामाजिक व्यवस्था में वहां के अपने कुछ वैल्यूज होंगी, उसके अपने कुछ मूल्य होंगे, जिन मूल्यों को ही लेकर के वो सोसाइटी चलेगा। वो अपने मूल्यों को, जैसे हम कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष की सोसाइटी की, अगर अपने इंडियन सोसाइटी की बात करें, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स को वैल्यूज मानते हैं, डेमोक्रेसी को, सोवर्निटी को, सेकुलरिज्म को, सोशलिज्म को, इनको हम सोशल वैल्यूज मानते हैं, और इन वैल्यूज की वजह से उसका कल्चरल सिस्टम बनता है। तो एक है, हर समाज के अपने कुछ वैल्यूज होंगे, उसके अपने कुछ बिलीव्स होंगे, किन्हीं विशेष चीजों में वो बिलीव करेगा, विश्वास करेगा। हम सब लोगों का बिलीव तिरंगा झंडा में है, सारे लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, ये हमारा अपना विश्वास है। हम सब लोग आज की डेट में जो प्रधानमंत्री है उसको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करते हैं, ये हमारे बिलीव्स हैं, ये कल्चरल सिस्टम को बनाते हैं। उसी तरह से हर कल्चरल सिस्टम की अपनी कुछ ट्रेडिशंस होंगी, परंपराएं होंगी, उन परंपराओं को वो फॉलो करेगा। जैसे हमारा सांस्कृतिक व्यवस्था है, 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये हमारे ट्रेडिशन है, हर साल मनाया जाएगा, ये हमारी परंपराएं हैं, और शांतिपूर्ण से तरीके से मने, ये हमारी सरकार की व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे वैल्यूज, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स, इन सारे चीजों को मिला करके आपकी कल्चरल सिस्टम बनता है, सामाजिक व्यवस्था बनती है। और तीसरे सिस्टम की बात की टालकट पार्सन में, जिन्होंने उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी सिस्टम है। इस सामाजिक व्यवस्था तो है ही, आपकी समाज के अपने रिलेशनशिप्स लोगों के साथ तो हैं, इंटरेक्शंस हैं, म्यूचुअल रिलेटेड परस्पर रोल्स भी हैं, आपके अपने वैल्यूज, बिलीफ, ट्रेडिशंस भी हैं। इनके अलावा भी हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तिगत व्यवस्था भी है। वो व्यक्तिगत रूप से क्या चीज को जानता है, जैसे एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन, हो सकता है कि जिसको आप लोकतंत्र की भावना कह रहे हैं, लोकतंत्र हमारे वैल्यूज हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से हमारा क्या एटीट्यूड है उस लोकतंत्र के लिए। हम भले बात करते हैं, हम इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से कितना लोगों को इक्वल मानते हैं। हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करते, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से कितना उस चीज को करते हैं, तो ये व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व व्यवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। वह व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी सिस्टम है जो उसके एटीट्यूड को निर्धारित करती है, जो उसको मोटिवेट करती है। मोटिवेशंस हैं, तमाम लोगों को कार्य करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो व्यक्ति के मोटिवेशंस जो हैं वो उसके खुद के हैं। भाई कोई कह सकता है कि आप ये काम करिए, हम आपको कह सकते हैं कि भाई नेट की आप तैयारी करिए, नेट का परीक्षा दीजिए, हम आपको कह सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन आपका होगा। आपको देखना होगा कि आप कैसे मोटिवेट होंगे उस चीज को करने के लिए। और नेक्स्ट है आइडियाज, आपके अपने जो विचार हैं, उन आइडियाज पे आपकी पर्सनल सिस्टम, जो आप सोचेंगे, जैसा विचार रखेंगे, उसी विचार के ही हिसाब से आपकी पर्सनालिटी सिस्टम डेवलप होती है। तो आपके अपने आइडियाज और सिमिलरली आपके इमोशंस, जो आपके संवेग हैं, इन सारे चीजों से मिलकर के आपकी पर्सनालिटी सिस्टम बनती है, आपकी व्यक्तित्व व्यवस्था बनती है। तो ये 3 प्रकार के सोशल एक्शंस की बात टालकट पार्सन ने अपने सोशल सिस्टम थियरी में कही है कि संसार पूर्ण है और इस संसार की पूर्णता को बनाए रखने के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। और वो हर संभव प्रयास के लिए वो कहते हैं कि सोशल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, पर्सनालिटी सिस्टम है, जिसकी वजह से इस संसार की पूर्णता को बनाए रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यहाँ पर थियोरेटिकल एस्पेक्ट में भले हम सोशल सिस्टम को, कल्चरल सिस्टम को, पर्सनालिटी सिस्टम को अलग अलग करके देख लें, लेकिन आप ऐसे व्यवहार में कोई सोशल सिस्टम अलग से दिखे
कोई कल्चरल सिस्टम आपको अलग से दिखे या पर्सनालिटी सिस्टम अलग से दिखे, ऐसा संभव नहीं है। ये सब आपस में बहुत गहन तरीके से जुड़े हुए हैं। ये जो सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, ये अंतःक्रिया भूमिकाओं की व्यवस्था जो है वो व्यक्तिगत व्यक्तिगत खुद उन व्यक्तिगत व्यवस्थाओं को निभाता है, लेकिन उसका अपना निभाया जाना उसके अपने कल्चरल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके अपने सोशल सिस्टम के ऊपर डिपेंड करेगा। अर्थात विश्लेषण के दृष्टिकोण से तो आप कह सकते हैं कि ये सोशल सिस्टम है, ये आपका कल्चरल सिस्टम है, ये पर्सनालिटी सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तीनों व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। ये बात समझने की है, ये कोई अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं है, ये सब सोशल, इसीलिए उन्होंने एक नाम दिया कि दीज आर द सोशल एक्शंस। ये आपके सामाजिक कार्य हैं, और ये सामाजिक कार्य इन तीन रूपों में आपको दिखते हैं, और ये अलग आप इसको नहीं कर सकते, सब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, विश्लेषण के लिए जरूर आप कह सकते हैं, एनालिसिस करना हो आपको सोशल एक्शंस का, तो आप कुछ को सोशल सिस्टम में, कुछ को कल्चरल सिस्टम में, और कुछ को आप पर्सनालिटी सिस्टम में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट था सोशल सिस्टम के ऊपर कि किस तरह से सोशल सिस्टम सामाजिक व्यवस्था को कैसे बनाए रख सकते हैं, इस पर टालकट पार्षद ने विचार दिए थे। इससे संबंधित आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो हम लोग बात करें, फिर हम लोग इनकी वास्तविक थ्योरी के ऊपर बात करेंगे। इससे संबंधित यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हम लोग यहाँ पर अभी ले सकते हैं, कल इनकी वास्तव में जो सोशल थियरी की कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बताइए। कोई प्रश्न, कोई सबमिशन, कोई क्वेरी? समझ में नहीं आया क्या? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। ठीक है, फिर तो किसी के कोई प्रश्न हो तो बताइए।